हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी साहित्य से फोर्थ पोयम एलिमेंट, जिसकी रचना किया है पीवी शैली, प्रेसी वैसी शैली ने, का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, एलिमेंट मीन्स होता है एक विलाप, शोक। क्या? विलाप। कभी विलाप करता है, आइए देखते हैं कैसे करता है। और कवि के विलाप को इस एलिमेंट के माध्यम से। प्यारे बच्चों, आपके कवि का जो जन्म था वो सन 1792 ईस्वी में हुआ था और इसका जो देहांत है वो 1822 ईस्वी में हुआ है। ठीक ना? ये बर्थ है और ये डेथ है। क्लियर हुआ? और इस कविता की जो रचना हुई वो सन 1821 में हुई। अब आपको यहां पर विचार करने की जरूरत यह है कि कवि ने लेमेंट की रचना सन 1821 में की, जबकि वह 1822 में ईश्वर को प्यारा हो गया, ईश्वर की गोद में जाकर के सो गया। तो प्यारे बच्चों, अपने मृत्यु से 1 वर्ष पहले इस कविता की रचना इन्होंने कर डाली, क्योंकि इस महान आत्मा को ये तथ्य महसूस हो चुका था कि वह इस संसार में अब अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि कविता के माध्यम से ही कहा कि आज जहां पर वो खड़ा है वो लड़खड़ा रहा है, कमजोरी महसूस कर रहा है, जबकि उसी स्थान पर वो खड़ा होता था तो साहस के साथ रहता था खड़ा। अब उसके अंदर खड़े होने का साहस नहीं है। कविता का सारांश देखिएगा। इस सारांश के माध्यम से शैली जी कहते हैं, संसार को संबोधित करते हुए समय को और जीवन को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं अपने संसार के, अपने जीवन और अपने समय के अंतिम कगार पर खड़ा हूं, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हूं। मेरे जीवन, मेरे संसार और मेरे समय, जहां पर मैं पहले अडिग हो करके खड़ा हो जाता था, आज वहीं पर खड़े होने पर मैं कांप रहा हूं। फिर कवि ने एक क्वेश्चन किया कि हे संसार, समय और जीवन, तुम्हारे यौवन का गौरव मेरे जीवन में कब वापस आएगा? लेकिन उसने महसूस कर लिया, नहीं, अब कभी वापस नहीं आएगा। दूसरे स्टेंजे में पहुंचते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जैसे रातें बीत रही, रातें बीत रही, दिन बीत रहा है, रात बीत रही, दिन बीत रहा है, वैसे वैसे मेरे जीवन का आनंद समाप्त होता चला जा रहा है, उड़ान भरता चला जा रहा है, मेरे पास से हटता हुआ चला जा रहा है। जबकि हर बसंत अपने नवयौवन में है, हर समर अपनी युवावस्था में है, हर ठंडी अपने यौवन से परिपूर्ण है, और अपने यौवन और खुशियों में रहते हुए मेरे इस दुखी हृदय को प्रसन्नता नहीं दे रहे हैं, बल्कि दुख दे रहे हैं। जहां पर मुझे प्रसन्नता देनी चाहिए, अब ये मुझे पूरा महसूस हो गया कि मेरे पास प्रसन्नता नहीं आएगी, केवल और केवल दुख आएगा। इस तथ्य को महसूस करते हुए यह आपका कवि सन 1822 ईस्वी में खुदा को प्यारा हो गया, जाकर के खुदा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। अंडरस्टैंड?
आइए हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा वो वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, ट्रेम्बलिंग at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more। प्यारे बच्चों, पहली लाइन पर हमें ध्यान देना है। दिया गया है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओके, इसको हमने इसलिए लिखा कि आपके सिलेबस में है फिगर ऑफ स्पीच, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है भाई? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी मीन्स होता है संबोधन। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में डिफिनेशन पूछी जाएगी, इसलिए इसका डिफिनेशन होगा इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which direct address to the dead, to the absent, or to a personified object। Okay, it is a figure of speech, it means apostrophe is a figure of speech, अलंकार है, in which जिसमें डायरेक्ट सीधे एड्रेस माने संबोधित किया जाता है या परिचित किया जाता है टू द डेड, किसी मरे हुए व्यक्ति को, टू द एब्सेंट, किसी अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु को, और अथवा टू ए पर्सनिफाइड, किसी मानवीकृत ऑब्जेक्ट वस्तु को। एपोस्ट्रॉफी वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी मरे हुए व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु को, या मानवीकृत वस्तु व्यक्ति या वस्तु को सीधे बुलाया जाता है, सीधे एड्रेस किया जाता है, सीधे संबोधित किया जाता है। आपको याद करना है तो याद रखना है इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच डायरेक्ट एड्रेस, पहला पॉइंट, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, टू द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर डायरेक्ट एड्रेस किया, सीधे बुलाया गया किसको? संसार को। कवि ने कहा कि हे संसार, सीधे बुलाया गया लाइफ को। हे जीवन, सीधे बुलाया गया टाइम को। हे समय, उस समय को बुलाया जो कवि के पास से जा चुका है, उस जीवन को बुलाया जो कवि के पास से जा चुका है, उस संसार को बुलाया जो कवि के पास से जा चुका है। आपको पहचान करने के लिए इसमें ओ शब्द आते हैं, ओ शब्द आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट शब्द लिख दिए जाते हैं, इंटरजेक्शन का मार्क लगा हुआ होता है। ये तथ्य आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी। अंडरस्टैंड? तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। एपोस्ट्रॉफी को पढ़ते हुए कवि ने कहा कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय। क्लियर हुआ? अब कवि ने इन तीनों चीजों को क्यों एड्रेस किया, क्यों बुलाया, क्या शिकायत करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, आपको अगली लाइन में, अगली पंक्ति में इसका पूरा का पूरा वर्णन कवि आपके सामने इस छोटे से काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से कवि ने क्या कहा। कवि ने कहा कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ,
ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज जिसके लास्ट अंतिम स्टेप माने कदम पर, कगार पर, सीढ़ी के डंडे पर आई क्लाइंब मैं खड़ा हूं। मैं अपने संसार के, अपने जीवन के, अपने समय के अंतिम डंडे पर खड़ा हूं, अंतिम कगार पर खड़ा हूं। अगर और उसके आगे मैं अगला कदम बढ़ा दूंगा तो मैं सीधे गर्त में चला जाऊंगा, मेरी लीला समाप्त हो जाएगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने जीवन, समय और संसार के अंतिम कगार पर खड़ा हूं, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हूं। अब इसके आगे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। क्लियर? द पोएट एड्रेस्ड his world, his life and his time, and describe that he is standing at the last step of his life, at the last step of his time, at the last step of his world. He is standing at the last step. If he try to move forward, he will go into the depth of life. जीवन की गहराई में चला जाएगा, अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। थोड़ा सा बेटा हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं इस कविता के माध्यम से। कवि ने अपने अंदर के उस पश्चाताप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जिसको उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण में महसूस किया था। By these lines, the poet describes his sorrowful feeling which he had felt before his death. Now, come on line. Trembling, कांप रहा हूं, एट वेयर जहां पर आई हैड स्टूड मैं खड़ा हुआ करता था, बिफोर पहले, जब मैं अपने समय, वर्ल्ड और टाइम, जब मैं अपने समय, वर्ल्ड, लाइफ, इन तीनों पर जब मैं खड़ा होता था, मैं एकदम अधिक खड़ा रहता था, दृढ़ता के साथ खड़ा रहता था, निर्भय होकर के खड़ा रहता था, धनात्मक विचारों से भरा हुआ होता था, उम्मीद को लेकर के खड़ा हो जाता था। लेकिन आज मैं अपने समय, अपने संसार और अपने जीवन के अंतिम कगार पर खड़े होने के पश्चात कांप रहा हूं, मुझे भय सता रहा है, मेरी उम्मीदें मर जा रही हैं। आई हैड नो होप इन माई लाइफ, इन माई वर्ल्ड, इन माई टाइम। माई डियर स्टूडेंट, द पोएट सेज दैट ही हैड स्टूड बिफोर, on his time, on his life, on his world, to be unmoved, to be courageous, to be hopeful, but now at this time he is trembling, means he is fearful, he is hopeless, he is courageless. निर्भयता चली गई, साहस चला गया, उम्मीदें चली गई, और आज मैं अपने संसार, अपने जीवन और अपने समय के अंतिम कगार पर खड़ा होकर के कांप रहा हूं, ट्रेम्बलिंग कर रहा हूं, भय सता रहा है। फिर कवि ने क्वेश्चन पूछा, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। हे संसार, हे समय, हे जीवन, व्हेन कब, विल रिटर्न वापस आएगा, ग्लोरी गौरव, ऑफ योर आपके प्राइम माने नव यौवन,
हे समय, हे संसार, हे जीवन, तुम्हारे नव यौवन का गौरव कब वापस आएगा और मेरे जीवन को हरा भरा कर देगा, मेरे जीवन को उम्मीदों से भर देगा, मेरे जीवन को साहस से भर देगा। लेकिन कवि को ज्ञात क्या हुआ? नो मोर। अब संसार, समय और जीवन के नवयौवन का गौरव कभी नहीं वापस आएगा, अब नहीं वापस आएगा। नेवर मोर, अब कभी वापस नहीं आएगा। ओह, एक हृदय से आह्लाद भरी प्रबल दुख प्रकट होते हुए कहा, ओह नेवर मोर। अब मेरे समय, मेरे संसार और मेरे जीवन के नव यौवन का गौरव कभी वापस नहीं आएगा। मैं युवा नहीं हो सकता, मैं उम्मीद नहीं प्राप्त कर सकता, मैं खुशियां नहीं प्राप्त कर सकता, मैं साहस नहीं प्राप्त कर सकता। नो मोर, ओ नेवर मोर, नहीं, कभी नहीं। द पोएट आस्क्ड ए क्वेश्चन, ओ माई टाइम, ओ माई लाइफ, ओ माई वर्ल्ड, when will return the glory of your youthness? But he felt no more. No more return the glory of the youthness of the world, of life, of time. Not only no more, but also never more they will return in the life of poet. Understand? Come and see the second stanza. Out of the day and night, a joy has taken flight. प्यारे बच्चों, कवि के जीवन का जैसे जैसे दिन बीत रहा है, ये दिन बीत रहे हैं, ये रातें बीत रही, दिन बीत रहा, रातें बीत रही, दिन, रातें बीत रही, दिन बीत रहा, रातें बीत रही है, और जो प्रसन्नता है, टेकन फ्लाइट, उड़ जा रहा है, भग जा रहा है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट माने व्यतीत होने पर, डे माने दिन, एंड नाइट माने रात। कवि के जीवन का दिन और रात जैसे जैसे गुजर रहा है, जैसे जैसे बीत रहा है, उसी रफ्तार से एंजॉय, जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो सुख है, जीवन का जो हरियाली है, हैज टेकन फ्लाइट। हैज टेकन माने ले रहा, फ्लाइट माने उड़ान। सब उड़ान भरते चले जा रहे हैं, सब भागते चले जा रहे हैं, सब हटते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा है। प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे जब व्यक्ति अपने अंतिम कगार में चला जाता है, और महसूस करिएगा मिल करके किसी वृद्ध व्यक्ति से, वो संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं ले पाता। ना तो उसे संगीत में आनंद आता, ना तो कपड़े पहनने में आनंद आता है, ना बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता है, और ना ही क्या कहते खान पान में आनंद आता है। वो तो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ ऊँघता रहता है और अपने जीवन के बीते हुए समय में खोया हुआ होता है। आज कभी भी अपने जीवन के बीते हुए समय में खो करके यही बता रहा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, एज द डेज एंड नाइट आर बीइंग स्पेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द पोएट, सो द जॉय ऑफ द लाइफ ऑफ द पोएट इज आल्सो गोइंग आउट, is also going far away। सब भग जा रहा है, सब समाप्त हो रहा है, सारे आनंद चले जा रहे हैं। संसार की किसी वस्तु में कोई आनंद नहीं मिल रहा है। ना तो संगीत अच्छा लगता है, ना तो कपड़ा अच्छा लगता है, ना तो खाना अच्छा लगता है, ना तो कंपेनियन अच्छे लगते हैं, ना जीवन के कोई खेल अच्छा लगता है। सब नीरस लगते हैं, सब बेकार लगते हैं, सारे में से सारे के सारे आनंद उड़ जा रहे हैं। फ्रेश स्प्रिंग, मेरे जीवन में बार बार बसंत आ रहा है। जो ये मौसम है,
जिसे बसंत कहा जाता है, जब वो आता है अपनी नवयौवन से भरा होता है। फ्रेश माने ताजगी से भरा हुआ होता है, नवयौवन से भरा हुआ होता है, सुगंध से भरा हुआ होता है, मनमोहक दृश्यों से भरा हुआ होता है। एंड समर, जो गर्मी आती है वो भी अपनी नौजवानी में होती है। एंड विंटर, होर, विंटर माने ठंडी का मौसम, होर माने पाला। सफेद रंग का पाले के साथ विंटर भी अपने नवयौवन में होता है। अरे बसंत, समर और विंटर, अगर तुम नवयौवन में हो, अगर तुम खुशियों से भरे हुए हो, तो क्या तुम अपनी खुशी मुझे नहीं दे सकते हो? तुमने तो मुझसे ऐसे मुंह छुपा लिया कि मुझे खुशी देने के स्थान पर मेरे इस दुखी हृदय को और दुख दे रहे हो। मूव माई फेंट हार्ट, मूव माने बदल रहे हो, माई मीन्स मेरे, फेंट माने मुरझाए हुए, हार्ट माने हृदय को, विथ ग्रीप माने दुख से, मेरी इस मुरझाए हुई हृदय को दुख से बदल दे रहे हो, पीड़ा से भर दे रहे हो, वेदना से भर दे रहे हो, स्वयं मुस्कुरा रहे हो। बट विद डिलाइट, जहां आनंद देना चाहिए, जहां उम्मीदें देनी चाहिए, जहां पर मुझे नौजवानी देनी चाहिए, उसके स्थान पर तुम दुख दे रहे हो। ओह नो मोर। अब मेरे जीवन में ना तो बसंत कुछ दे सकता है, ना तो गर्मी कुछ दे सकती है, ना तो ठंडी कुछ दे सकती है। ओह नेवर मोर। अरे कभी ने महसूस कर लिया कि अब कभी ये मौसम मुझे कुछ नहीं दे सकते हैं, कोई उम्मीद नहीं दे सकते हैं, कोई आशा नहीं दे सकते हैं। आपकी कविता समाप्त हुई मेरे प्यारे बच्चों। यहीं पर हम लोग विराम लेंगे और मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लूंगा। आपको वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।